अब जो ये है शोध के उपागम, अप्रोच टू रिसर्च, या इसको रिसर्च अप्रोच भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद क्या होता है, क्या डिफरेंस है दोनों में, क्योंकि एग्जाम में सवाल आ जाता है इसमें से। पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म। अब इसमें कहा गया, पहले तो हमें समझे कि शोध के उपागम, अप्रोच होता क्या है। तो अप्रोच का अर्थ होता है वे ऑफ डूइंग थिंग्स, यानी कि जो आप कर रहे हैं उसका तरीका क्या है, उसका वे क्या है। यानी जो आप क्या कर रहे हैं, शोध पर रहे हैं, तो शोध जो कर रहे हैं, शोध का वे ऑफ डूइंग क्या है, उसको करने का तरीका क्या है, उसी को कहा गया है उपागम, उसी को कहा गया अप्रोच। तो शोध को करने का तरीका ही उपागम है। ये दो तरह का होता है, एक होता है हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्षवाद, और एक होता है उत्तर प्रत्यक्षवाद। तो क्या हुआ, प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद, यानी कि एक पॉजिटिविज्म, दूसरा पोस्ट पॉजिटिविज्म। अब इसमें क्या अंतर है, कैसे हम समझेंगे प्रत्यक्षवाद क्या है, उत्तर प्रत्यक्षवाद क्या है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा हम इतिहास में जाते हैं, और इतिहास को हम समझते हैं थोड़े कहानी के स्टाइल में थोड़ा सा, तो हमें ये वाला पोर्शन अच्छे से समझ में आएगा। तो इतिहास क्या है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, समाज शास्त्र का पिता कहते हैं, फादर ऑफ सोशियोलॉजी, ऑगस्ट कॉम्टे को कहा जाता है। तो अगर हम यहाँ से अब कहेंगे यहाँ पर समाज शास्त्र कहाँ से आया, आप ही आपको जब थोड़ा सा हिस्ट्री इसका जानेंगे तो अभी आपको प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म सामने आ जाएगा। तो कहते हैं समाज शास्त्र के पिता कौन हुए, तो फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है ऑगस्ट कॉम्टे को, और ये फ्रांसीसी विचारक थे। इन्हीं को प्रत्यक्षवाद का जनक भी कहा जाता। अब समाज शास्त्र से कैसे ये फॉर्मूला आया वो देखिए। ऑगस्ट कॉम्टे फ्रांस के थे, 1798 से 1857 तक इनका काल रहा, और इन्होंने क्या किया, एक फॉर्मूला दिया समाज शास्त्र में। वैसे कई फॉर्मूले दिए, जो सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला था वो ये था कि समाज की उन्नति पर इन्होंने अध्ययन किया कि समाज ने कैसे जो है उन्नति की, पहले क्या स्थिति थी, फिर कौन सा स्टेज आया, फिर कौन सा स्टेज आया। तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, 3 लेयर्स का फॉर्मूला दिया, इसको कहते हैं लॉ ऑफ 3 स्टेज। किस चीज का लॉ ऑफ 3 स्टेज, समाज की उन्नति का। तो समाज ने कैसे विकास किया उसका दिया। किसने दिया, ऑगस्ट कॉम्टे ने दिया। अब आप कहेंगे यहाँ से क्या संबंध है, तो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, हमें पता चलता जाएगा। ऑगस्ट कॉम्टे महाराज ने जो फॉर्मूला दिया उसमें क्या उन्होंने कहा, 3 स्तर की जो बात कही। पहला स्तर उन्होंने कहा धर्मशास्त्रीय या काल्पनिक स्तर है। दूसरा स्तर उन्होंने कहा तात्विक या अमूर्त स्तर है। तीसरा स्तर उन्होंने प्रत्यक्षवाद या वैज्ञानिक स्तर कहा। अब क्या है यह स्तर, देखिए। अगस्ट कॉम्टे ने कहा कि पुराने जमाने में क्या होता था, शुरुआत में सब लोग कल्पना में डूबे रहते थे। कहते थे कि जैसे बारिश हुई तो कल्पना किया कि इंद्रदेव आज बड़े खुश होंगे, और अच्छे कार्य की वजह से खुश होकर के उन्होंने बारिश करा दिया। तो वो क्या हुआ, कल्पना हो गया, वो धर्मशास्त्र में ऐसा लिखा हुआ। और इस तरह के बहुत सारी चीजें, अगस्ट कॉम्टे का कहना है कि कोई भी घटना होती थी, लोग उसको किससे जोड़ते थे, कल्पना से जोड़ते थे, धर्मशास्त्र से जोड़ देते थे। तो ये इसमें कोई सच्चाई नहीं होती थी, लोगों को सच्चाई का पता ही नहीं होता था। अब बड़ी मुश्किल हो गई। उस धर्मशास्त्री और काल्पनिक में भी अगस्ट कॉम्टे ने कहा कि उसमें भी 3 चीजें हैं। एक प्रेतवाद हो गया, कि कुछ हुआ तो कहा प्रेत ने ये किया है, कोई बीमारी हो गई कहा प्रेत जो है, प्रेत की बाधा लगी, प्रेत नाराज है तो कर दिया, आंधी तूफान आए तो प्रेत ने करा दिया, भूकंप आया तो प्रेत ने करा दिया। बहुदेववाद की भी सिद्धांत उन्होंने कहा कि उसके बाद जो है बहुदेववाद हो गया, कि लोग एक नहीं बहुत सारे देवताओं को अलग अलग पूजा करने लगे, सब अपने अपने हिसाब से देवता मानने लगे। फिर ऐसा समय आया एकेश्वरवाद का आया, कि नहीं एक ब्रह्म ही सब है, एक ही ईश्वर है सबके, एकेश्वरवाद हो गया। यानी कि जो भी घटना होती थी पहले इस स्तर में हुआ, उसको सब लोग अलौकिक शक्ति मानते थे। उसके बाद
दूसरा स्तर में इन्होंने कहा कि अब समाज का जो विकास हो रहा है, बाद में ऐसा समय आया, ऑगस्ट कॉम्टे कहते हैं, जब लोगों ने क्या कहा, नहीं नहीं ये कल्पना करना ठीक नहीं है, हमें तत्व पे ध्यान देना चाहिए कि वस्तु का गुण क्या है, उसकी गुणों के आधार पर उसकी शक्ति को महत्व दिया जाने लगा, तो तत्व का वो महत्व यहाँ पर बढ़ गया, यानी लॉजिक का महत्व बढ़ गया। तो कहा गया कि तत्व जो है वो इंपॉर्टेंस रखता है, किस तत्व की क्या महत्ता है, यानी चावल की महत्ता है कि उससे हमें जो है चावल को पकाकर खा रहे शक्ति मिल रही है, तो चावल को, अन्न को कहा गया कि नहीं ये एक तत्व मान लीजिए है, इसमें बड़ी शक्ति है। तो ये तो एक उदाहरण के लिए, ऐसे उसमें तात्विक या अमूर्त स्तर का विकास करके हम यहाँ तक पहुंचे। अब जब और विकास हुआ मानव का, समाज का, तब कहा कि नहीं नहीं हम इतनी सारी चीजें नहीं मानेंगे, कल्पना की बारिश हुई तो किसी भगवान ने बारिश करा दिया, या प्रेत ने करा दिया, या किसी देव ने करा दिया, खुश होकर के कहेंगे नहीं, प्रत्यक्षवाद, देव तो हमें दिख नहीं रहे, प्रेत हमें दिख नहीं रहे, तो प्रत्यक्ष जो होगा हम उसी को प्रमाण मानेंगे। इसी को कहा वैज्ञानिक स्तर, यानी कि बारिश हो रही है, कहा नहीं बारिश ऐसे नहीं, वैज्ञानिक बताओ कारण क्या है, तो किसी ने कहा कि भाई समंदर में जो है उससे वाष्प उठ करके वो हवा के थ्रू जो है फैलता है, और वही फिर संघनित होकर के फिर बारिश के रूप में बरसता है। तो वैज्ञानिक स्तर है। यहाँ पे कहा कि नहीं, हम प्रत्यक्षवादी नहीं, हमारी इंद्रियां जो कहती हैं, इंद्रियों के द्वारा जो चीज साबित हो रही है वही जो है प्रत्यक्षवाद है, वैज्ञानिक स्तर है। अब देखिए वो समाज शास्त्र का सिद्धांत दे रहे थे, और यहाँ से हमारा इसमें रिसर्च एप्टीट्यूड में आकर के ये फंस गया यहाँ पर। अब प्रत्यक्षवाद, चूंकि रिसर्च में हम लोग पढ़ते हैं, वैज्ञानिक जो है शोध में वैज्ञानिकता को रखते हैं, तो इसमें इन्होंने प्रत्यक्षवाद में अलौकिक शक्तियों और कल्पनाओं का कोई महत्व नहीं रखा, सबको किनारे कर दिया। अब यहाँ से प्रत्यक्षवाद कहाँ से आया ये आपको पता चल गया कि जैसे बाढ़ आए तो वैज्ञानिक कारण क्या है कि कहीं बहुत बारिश हुई होगी, बांध टूट गया होगा, तो इस वजह से अब जो आज जाके देखेगा कि नहीं वहां बहुत बारिश हुई थी इसलिए बाढ़ आ गई, या बांध टूट गया इसलिए बाढ़ आई, तो ये वैज्ञानिक कारण हुआ। इस तरह की चीजें। अब जो ये तीसरा स्तर रहा प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज्म, इसको समझते हैं। तो पॉजिटिविज्म समझेंगे तो पोस्ट पॉजिटिविज्म समझना आसान होगा। वैसे जनरली ये मानकर चले पॉजिटिविज्म है तो पोस्ट पॉजिटिविज्म, पोस्ट जैसे लग गया तो इसका बाद का स्तर हो गया, यानी कि एक तरह से उल्टा ही मानकर चलेंगे, इसमें जो चीजें हैं ज्यादातर चीजें इसके उलट होंगी उसमें, यानी उसमें कुछ अलग कहा गया होगा। अब प्रत्यक्षवाद में जो आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, ऑगस्ट कॉम्टे को प्रत्यक्षवाद का जनक कहा जाता है। अभी हम लोगों ने देखा पॉजिटिविज्म कहाँ से आया, समाजशास्त्र में इन्होंने थ्योरी दी, उस समाजशास्त्र की थ्योरी की वजह से ये चीजें आ गई पॉजिटिविज्म। जो 3 लेयर्स की उन्होंने थ्योरी दी उसमें तीसरा लेयर उन्होंने पॉजिटिविज्म बताया, यानी कि वैज्ञानिक कारण रहा। तो अब कॉम्टे ने कहाँ पे ये दिया, उन्होंने 2 किताबें लिखी, कई और किताबें लिखी, 2 का इंपॉर्टेंस है जिसमें इस थियरी के बारे में बताया। एक तो उन्होंने लिखा कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी, उसमें जिक्र था, और दूसरी किताब बाद में फिर आई उनकी, द सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी, उसमें पॉजिटिविज्म के बारे में उन्होंने पूरा डिटेल बताया। किन्होंने, फ्रांसीसी विचारक ऑगस्ट कॉम्टे ने। अब पॉजिटिविज्म क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। कहते दर्शन शास्त्र के मुताबिक जो प्रत्यक्षवाद होता है उसका अर्थ होता है कि इंद्रियों के द्वारा जो चीजें का हमें ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष होता है, उस पर हम भरोसा करते हैं, उसको मानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दर्शन शास्त्र के मुताबिक। अब यहाँ पर उसी को हम पुट कर रहे हैं कि ये पॉजिटिविज्म जो है शोध का वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। हम जितने शोध करते हैं उसमें कहते हैं नहीं नहीं पॉजिटिविज्म का फॉर्मूला लगा होना चाहिए, यानी क्या, तो वैज्ञानिक विधि द्वारा सब कुछ समझेंगे, उसका ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो ये हो गया प्रत्यक्षवाद। यानी कि इसमें क्वांटिटेटिव तथ्यों पर ध्यान दिया जाता है। अब देखिए यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, मात्रात्मक, हिंदी में आएगा मात्रात्मक, यानी कि पॉजिटिविज्म से जुड़ा हुआ है, बताइए कौन सा है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, क्या है, तो ये क्वांटिटेटिव, यानी कि
क्वांटिटेटिव मात्रात्मकता का महत्व दिया गया है किसमें, प्रत्यक्षवाद में। ठीक है, क्वालिटेटिव का नहीं है, मात्रात्मकता का है, क्वांटिटेटिव का है। अब चरणबद्ध तरीके से कैसे शोध होता है पॉजिटिविज्म की थ्योरी में, कहते हैं सबसे पहले क्या होता है, शोध अध्ययन विषय को चुना जाता है। आप कोई शोध के विषय को चुनेंगे तो उस पर आगे बढ़ेंगे। आपने क्या किया, शोध अध्ययन विषय को चुन लिया। चुनने के बाद किया गया कि उस विषय से संबंधित प्रत्यक्ष होने वाले जितने तथ्य हैं उसको आप एकत्र करते हैं। जैसे कि अभी बात हो रही थी, प्रशांत जी ने कहा कि गांधारी का जो स्थान बताया गया, गांधारी जो 10 मुख्य नारियों में है, अलग अलग शास्त्रों में कई जगहों पर अलग चीजें कही गई। तो आपको प्रत्यक्ष हुआ शिव संगीता में क्या कहा गया, शिव सिद्धांत पद्धति में क्या कहा गया है, आप वहां से उस तथ्य को उठाकर पहले एक जगह रख लेंगे। वहां से जो सूत्र है, श्लोक है, उसको उठा के आपने रख लिया। फिर उन तथ्यों का, उन सूत्रों का, श्लोकों का आप विश्लेषण करेंगे। विशेषता के आधार पर उसका वर्गीकरण आप करेंगे। एक चार्ट बनाएंगे, शिव संगीता में ये कहा गया है और सिद्ध सिद्धांत पद्धति में ये कहा गया है। फिर उस चार्ट के हिसाब से उससे संबंधित विद्वानों से चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद आप एक विश्लेषण करके एक निष्कर्ष निकालेंगे। तो ये हो गया आपका पॉजिटिविज्म में। इस तरह से चरणबद्ध तरीके से हम बढ़ते हैं। अब पॉजिटिविज्म में क्या इसका फिलॉसफी है, पॉजिटिविज्म रिसर्च का फिलॉसफी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि प्रत्यक्षवाद यानी पॉजिटिविज्म जो है वो वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त ज्ञान को ही उपयुक्त और विश्वसनीय मानता है। कहता है बाकी को हम नहीं मानेंगे, कल्पना के हिसाब से चीजें नहीं चलेंगी। वैज्ञानिक पद्धति से जो तथ्य मिले, उससे जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ निष्कर्ष निकाल करके, वही हम मानेंगे। ये पॉजिटिविज्म वाला कहता है। तो पॉजिटिविज्म में 5 सिद्धांतों का निरूपण किया गया है। बहुत आसान है समझना, कोई दिक्कत नहीं। कहा गया विज्ञान में जांच के तर्क में कोई अंतर नहीं है। यानी कि विज्ञान वैज्ञानिक दृष्टि से हम कर रहे हैं, तो जांच का तर्क में अंतर दूसरा तीसरा नहीं लेना। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं होगा तो अंतर होगा ही नहीं होगा हमारा, एक ही चीज, एक ही रिजल्ट आना है। दूसरा क्या कहा गया, व्याख्या करना और भविष्यवाणी करने का प्रयास है। तो पहले हम व्याख्या करेंगे, तब हम एक निष्कर्ष जो देंगे तो वो भविष्यवाणी हो जाएगा, क्योंकि हम वैज्ञानिक तरीके से आए, हमारा निष्कर्ष हमारी भविष्यवाणी हो जाएगी। उसके बाद जो है प्रेरक तत्व मुख्य दृष्टिकोण है, ध्यान रखिएगा, ये इंडक्टिव रीजनिंग कहा गया है। और उसमें जो है ठीक इसका उल्टा हो जाएगा पोस्ट पॉजिटिविज्म में, ध्यान रखिएगा। यहाँ इंडक्टिव रीजनिंग है, प्रेरक तत्व जो है मुख्य दृष्टिकोण है, वहां अलग हो जाएगा, वो भी अभी हम लोग देखेंगे। ऐसा ज्ञान जो विज्ञान से अलग है, उनको निष्कर्ष के लिए पूर्वाग्रह करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यानी कि ये वैज्ञानिक शोध है पॉजिटिविज्म। जैसे ही विज्ञान से अलग आप जाओगे, कल्पना करोगे, तो कहेगा नहीं, उसको हम अनुमति नहीं देंगे, वो पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाएगा। यानी कि विज्ञान जो है मूल्य युक्त है, ये माना गया है। ये 5 चीजें हैं। उसके बाद प्रत्यक्षवाद से संबंधित कुछ शब्दावली भी है, एक्जियोलॉजी, ओंटोलॉजी, एपिस्टिमोलॉजी और रिसर्च मेथडोलॉजी। ये 4 शब्द हैं इससे संबंधित, जो कि पॉजिटिविज्म से संबंधित है। उसके बाद हम आते हैं पॉजिटिविज्म यानी प्रत्यक्षवाद की प्रमुख विशेषता क्या क्या है। कहते हैं इसके अंतर्गत किसी भी स्तर पर काल्पनिक चिंतन का सहारा नहीं लिया जाता। तो कल्पना तो है नहीं, हम लोग पहले भी देख लिया, क्योंकि ये वैज्ञानिक आधार से लेते हैं। उसके बाद क्या कहा गया, इसका लक्ष्य सत्य को उजागर करना है। इसमें मात्रात्मक विधि पर बल दिया जाता है। ठीक है, मात्रात्मक विधि क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव का नहीं है। प्राकृतिक घटनाओं की तरह सामाजिक घटनाएं भी कुछ नियमों के आधार पर घटित होती हैं। तो कहते हैं कि ऐसे घटित नहीं होते, कोई कार्य है तो उसका कारण होगा, उसके पीछे कारण भी नियम से चलता होगा, सब कुछ सामाजिक घटनाएं ऐसे नहीं होती। दूसरा, चौथा कहा गया प्रत्यक्षवाद अपने को धार्मिक और दार्शनिक विचारों से दूर रखता है। धार्मिक और दार्शनिक विचारों से कोई लेना देना नहीं। ये हमारा पॉजिटिविज्म हो गया। हमने देखा कि विशुद्ध तरीके से जो है वहां वैज्ञानिक तरीका अपनाया गया।
उत्तर प्रत्यक्षवाद पोस्ट पॉजिटिविज्म, कहा गया नहीं नहीं, पोस्ट पॉजिटिविज्म वालों ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं जो आप कह रहे हो, हम आपकी पूरी बात से सहमत नहीं है। तो इसको मानने वालों में वर्नर हाइजेनबर्ग और नील्स बोहर मुख्य नाम है। इन्होंने कहा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो अच्छा है, चलिए हमने आपकी बात मान ली, पोस्ट पॉजिटिविज्म वाले कह रहे हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमने मान लिया, लेकिन उसके साथ अनुभव को हम नहीं छोड़ सकते हैं, लॉजिक्स को नहीं छोड़ सकते हैं, यानी कि कल्पना को भी थोड़ा सा इसने लिया हुआ है। कहा कि नहीं, आप जो कह रहे हो कि आपने जो सिद्धांत दे दिया वही लास्ट रिजल्ट है, हम ये नहीं हो सकता, इसको हम साबित कर देंगे कि नहीं हो सकता है। यानी कि लास्ट रिजल्ट कोई हो ही नहीं सकता, जो आज आपने लास्ट रिजल्ट दिया वो हो सकता है 10 साल बाद वो चेंज हो जाए, उसमें नई चीजें अभी तक शोध नहीं हुआ है, नई चीजें अगर शोध हो जाएंगी तो आपको पता चलेगा कि नहीं नहीं आपका रिजल्ट तो झूठा साबित हो जाएगा। तो इन्होंने कहा कि वैज्ञानिकता के साथ साथ थोड़ा सा अनुभव को भी उसमें जोड़। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे जोड़े, मान लीजिए कि एक है पॉजिटिविज्म वाला, एक पोस्ट पॉजिटिविज्म वाला। पॉजिटिविज्म वाले ने क्या कहा, हमें 100 सैंपल चाहिए। उन्होंने क्या करा, एक लड़का हायर कर लिया और उसको जिम्मेदारी दे दी कि आप 100 सैंपल इकट्ठा कर लो। उस लड़के ने 100 सैंपल इकट्ठा कर लिया और उनको काम समझा दिया कि वैज्ञानिक तरीके से सैंपल इकट्ठा करना है बस। अब पोस्ट पॉजिटिविज्म वाला को भी अगर उसी से संबंधित 100 जो है सैंपल चाहिए, तो ये कहेगा कि नहीं, लड़का जो सेलेक्ट करेगा ना, 100 जो सैंपल इकट्ठा करेगा, वो लड़के की क्वालिटी भी होनी चाहिए। हम ये देखें, हम किसी को भी नहीं रख लेंगे, हम ये देखेंगे कि लड़के में अनुभव है या नहीं, जिस शोध को हम कर रहे हैं उससे संबंधित जानकारी उसको है या नहीं, उसकी समझ कैसी है, उसकी तर्क शक्ति कैसी है, तो वो सैंपल ज्यादा अच्छे से इकट्ठा करेगा। यानी इन्होंने कहा कि नहीं, उसमें क्वालिटी को भी हम देखेंगे, क्वांटिटेटिव को तो देखेंगे। क्वांटिटेटिव को एक बार को छोड़ भी सकते हैं, क्वालिटेटिव वाले पॉइंट को नहीं छोड़ेंगे। तो पॉजिटिविज्म क्या था, क्वांटिटेटिव था। पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है, क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव भी है। और अगर मान लीजिए कि आपके एग्जाम में क्वालिटेटिव नहीं है तो इसमें माफी चाहूंगा, उसमें क्वांटिटेटिव आएगा। पोस्ट पॉजिटिविज्म में क्वालिटेटिव ही आएगा। लेकिन जो रियलिटी है वो ये है, पोस्ट पॉजिटिविज्म वाला क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों को मिक्स करके चलता है। लेकिन एग्जाम में हो सकता है कि एक छोड़ दे, आपको क्वांटिटेटिव छोड़ दे, सिर्फ क्वालिटेटिव दे दे, तो आंख बंद करके पोस्ट पॉजिटिविज्म को हम टिक लगा देंगे। ठीक है, कहा गया इनके अनुसार, पोस्ट पॉजिटिविज्म वाले की बात हो रही है, वैज्ञानिकों के सोचने और कार्य करने का जो तरीका है वो दैनिक जीवन में हमारे अनुभव से अलग नहीं है। यानी जो तर्क वैज्ञानिक आधार के बिना है, कि उसका कोई आधार नहीं है, तो भी वैज्ञानिक तर्क के समान ही है, इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। उन्होंने क्या कहा, कल्पना जो आप करते हो कल्पना सब बेकार है। इन्होंने कहा नहीं, अगर कोई कल्पना और उसका जब तक आंसर नहीं मिल जाता तब तक उसको हम मान के चलेंगे, तब तक हम मानेंगे कि जितना महत्व वैज्ञानिक तरीके से जो चीज आपने दिया, उतना हमारे जो समाज में चली आ रही कोई बात, हम उसको भी उतना ही महत्व देंगे। और क्या कहा गया है, पोस्ट पॉजिटिविज्म वाले कहते हैं कि जो निष्कर्ष आज आपने निकाल कर दिया है वो निष्कर्ष बदल भी सकता है, और ऐसा कई सिद्धांतों में देखा भी गया है। कई विद्वानों, बड़े बड़े विद्वानों ने बड़े बड़े सिद्धांत दिए और वो सिद्धांत बदल गए हैं, यानी कि वो अस्थिर है। जो आप फाइनल रिजल्ट दे रहे हो, पॉजिटिविज्म वाले को कहा, कल उसके बारे में कुछ और निष्कर्ष निकल जाएगा तो आप क्या कहोगे। उसका बड़ा एक अच्छा उदाहरण नीचे हमने लिखा है। पोस्ट पॉजिटिविज्म में जो महत्वपूर्ण विकास है उस पर बल दिया जाता है, और इसमें मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक दोनों का प्रयोग होता है। ठीक है, चूंकि पोस्ट पॉजिटिविज्म है तो अगर क्वांटिटेटिव नहीं है तो ये इसको तो फाइनल रखेंगे, क्वालिटेटिव को। ठीक है, प्रश्न शोध पर आधारित रणनीति की इच्छा होती है इसमें। अब है, एक बार इसको दोनों के अंतर को एक साथ करके देख लेते हैं। यानी पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म में कहा गया, प्रत्यक्षवाद मानता है कि सिर्फ वैज्ञानिकता से ही प्राप्त आंकड़ा काफी है,
जबकि पोस्ट पॉजिटिविज्म वाला मानता है कि आंकड़ा किसने इकट्ठा किया है ये भी मायने रखता है कि इकट्ठा किसने किया है, नरेंद्र मोदी ने किया है, किसी झूठ बोलने वाले आदमी ने किया है, ये मायने रखता है। कौन कह कौन रहा है, यानी उसका अनुभव, उसकी क्रेडिबिलिटी भी मायने रखती है। पॉजिटिविज्म वाले कहते हैं ये सिर्फ साइंस वाली पद्धति को मानता है, यानी साइंस से साबित करने पर ही वो ज्ञान माना जाएगा। और ये कहता है कि चलिए हमने साइंस को मान लिया लेकिन हम लॉजिक्स को नहीं छोड़ सकते, तर्क को भी हम मानेंगे, कोई तार्किक बात होगी तो हम उसको भी मानेंगे, यानी साइंस प्लस लॉजिक दोनों इसमें माना जाता है। पॉजिटिविज्म वाला क्या कहता है, हाईलाइट्स ओनली साइंटिफिक इंक्वायरी, और इनका कहना है कि साइंटिफिक रीजनिंग इज क्वाइट सिमिलर टू आवर कॉमन सेंस रीजनिंग, जो ऊपर हम लोगों ने देखा कि जो साइंटिफिक आपका रीजन है, जो निष्कर्ष दिया, वो हमारा कॉमन सेंस रीजनिंग जो है उसी के सिमिलर है, इसको मानना पड़ेगा आपको। उसके बाद पॉजिटिविज्म वाला क्या कहता है, ज्ञान तो पहले से मौजूद है, सिर्फ साइंस पर उसे साबित करने की जरूरत है। और पोस्ट पॉजिटिविज्म वाला क्या होता है कि नहीं, ऐसा नहीं कि ज्ञान पहले से, नया नया ज्ञान डिस्कवर होता रहेगा समय के साथ में, जब तक आपको पता नहीं तो कैसे मान लेंगे कि वो ज्ञान था, यानी नए ज्ञान की संभावना बनी रहती है, पोस्ट पॉजिटिविज्म वाला कह रहा है। और यहाँ पर देखिए क्वांटिटेटिव और इसको क्वालिटेटिव जानबूझकर हमने एक ही रखा है, और इसमें लेकिन क्वालिटेटिव का मतलब ये नहीं कि इसमें क्वांटिटेटिव नहीं है, ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है पोस्ट पॉजिटिविज्म वाला। साइंस का दिया जाना कभी बदलेगा नहीं, यानी ज्ञान एब्सोल्यूट है, सच हमेशा एक ही रहेगा, ऐसा पॉजिटिविज्म वालों को का कहना है। जबकि पोस्ट पॉजिटिविज्म के सिद्धांत को मानने वाले का कहना है कि आज जिसे आप सच मान रहे हैं कल वो गलत भी हो सकता है, सच बदल भी सकता है। अब यहाँ जो एक और इम्पोर्टेंट है वो है डिडक्टिव। डिडक्टिव वाला क्या हो गया आपका पॉजिटिविज्म, इंडक्टिव वाला हो गया आपका ये पोस्ट पॉजिटिविज्म, यानी कि प्राप्त परिणाम अनिवार्य रूप से सही होता है, और इसमें कहा गया निकाले गए निष्कर्ष झूठे भी साबित हो सकते हैं। एक डिडक्टिव हो गया, एक इंडक्टिव हो गया। अब जैसे कि आप लोग जरा इसको ध्यान से देखिएगा, आप लोगों का आंसर देना है कि एक उदाहरण द्वारा प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद, यानी पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म को समझने की कोशिश करते हैं। कि एक शोधकर्ता ने, एक रिसर्चर ने 1,00,000 हंस को देखने के बाद निष्कर्ष दिया कि हंस सफेद होते हैं। ये फाइनल डिसीजन उन्होंने दे दिया, कहा यही है पॉजिटिविज्म, ये जो है शोधकर्ता ने रिजल्ट दिया। तो ये किस श्रेणी में आएगा, पॉजिटिविज्म में आएगा, पोस्ट पॉजिटिविज्म में आएगा, बताइए। पॉजिटिविज्म में। पक्का? हाँ पॉजिटिविज्म। अच्छा ठीक है। उसके बाद देखिए कि जब इन्होंने, इस शोधकर्ता ने ये रिजल्ट दिया, उसके 10 साल बाद क्या हुआ, दूसरे शोधकर्ता ने एक काला हंस देख लिया और उपर्युक्त निष्कर्ष को खारिज कर दिया कि ऐसा नहीं है जो आपने फाइनल डिसीजन दिया कि हंस जो है सिर्फ सफेद ही होता है, ऐसा नहीं है, हंस काला भी हो सकता है। तो ये किस श्रेणी में आएगा, पोस्ट पॉजिटिविज्म में आएगा। देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म। मुझे नहीं लगता है कि इस उदाहरण के बाद आपको पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म को समझने में दिक्कत होगी। तो चलिए और कुछ सवाल ले लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। ये एक क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि आप लोग हर सवाल का जवाब दे सकते हैं। प्रत्यक्षवाद की वैज्ञानिक व्याख्या सर्वप्रथम किसने दी थी, प्रत्यक्षवाद की? जेम्स ड्रेवर ने, कर्लिंगर ने, जॉन डब्ल्यू वेस्ट ने, ऑगस्ट कॉम्टे ने। अगस्त इनको किसका फादर कहा जाता है? प्रत्यक्षवाद। ये सही उत्तर है, अगस्ट कॉम्टे, और इसको फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है, ये ध्यान रखें। अगला सवाल है हमारा, प्रत्यक्षवाद का जनक किसे कहा जाता है? अब सोशियोलॉजी वाला देखा हम, प्रत्यक्षवाद का जनक किसे कहा जाता है? जेम्स ड्रेवर, कर्लिंगर, जॉन डब्ल्यू वेस्ट, ऑगस्ट कॉम्टे। तो सही आंसर है हमारा, ऑगस्ट कॉम्टे को कहा जाता है प्रत्यक्षवाद का जनक है। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन,
प्रत्यक्षवाद शोध दर्शन का मुख्य सिद्धांत है, यानी प्रत्यक्षवाद शोध जो दर्शन है, अप्रोच है, इसका मुख्य सिद्धांत क्या है? व्याख्या एवं भविष्यवाणी, पूर्वाग्रह मुक्त शोध, प्रारूपण, तर्क एवं परीक्षण का महत्व, उपरोक्त सभी। बताइए। तर्क एवं परीक्षण का महत्व। बाकी लोग भी बोलिए, बोलिए, माइक खोल के बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्यक्षवाद शोध दर्शन का मुख्य तर्क। सिद्धांत है। सर थर्ड ही होगा, थर्ड ही होगा सर, तर्क परीक्षण का महत्व। परीक्षण का महत्व। अच्छा ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं तर्क एवं परीक्षण का महत्व होगा। सभी आएगा, उपरोक्त अब देखिए, पूर्वाग्रह मुक्त शोध प्रारूपण, ये भी तो सही है, पूर्वाग्रह मुक्त है ना, युक्त नहीं है, मुक्त है। तो प्रत्यक्षवाद ने कहा ना जी। पूर्वाग्रह मुक्त रखेंगे। व्याख्या और भविष्यवाणी भी हमने पढ़ा था कि पूरा निष्कर्ष हम निकालेंगे, पूरा व्याख्या करने के बाद हम एक जो फाइनल रिजल्ट देंगे उसी को भविष्यवाणी कहा गया। तो व्याख्या एवं भविष्यवाणी भी आएगा इसमें। हमने सर भविष्यवाणी तो उसे कहते हैं भविष्यवाणी दर्शन, नहीं, वो भविष्यवाणी थोड़े है, ज्योतिष वाली भविष्यवाणी की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ जो रिजल्ट दे रहे हैं फाइनली, उसको भविष्यवाणी कहते हैं, ठीक है। कि बहुत गर्मी है, उमस हो रही है, तो वो कहेंगे कि बारिश होने वाली है, इस तरह की भविष्यवाणी, ठीक है। तो वो उसका पूरा वैज्ञानिक आधार पे वो कहेंगे। उपरोक्त सभी। हाँ, तो ये आंसर हुआ आपका उपरोक्त। यहाँ देख ले बहुत ध्यान से, इसमें कोई कंफ्यूज मत रहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। व्याख्या एवं भविष्यवाणी प्रत्यक्षवाद में है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत अनुसरण किया जाने वाला प्रथम चरण है? प्रथम चरण देखिए, अभी हम लोगों ने चरण देखा था ना, ये शोध करेंगे अगर पॉजिटिविज्म के मायने से, तो पहला चरण क्या होगा? अध्ययन विषय का चुनाव, अवलोकन द्वारा संबंधित प्रत्यक्ष होने वाले तथ्यों को एकत्रित करना, तथ्यों का विश्लेषण कर उनका वर्गीकरण करना, विषय से संबंधित निष्कर्ष निकालना। मैसेज में फर्स्ट ही होगा, अध्ययन विषय का चुनाव। अच्छा, श्वेता जी ने क्या बोला है? श्वेता जी आपने क्या बोला है? पहला। और जानकी धारवा जी, अश्विनी जी, सब लोगों ने कहा पहला, यानी कि अध्ययन विषय का चुनाव करना। तो सबसे पहले अध्ययन विषय का हम चुनाव करते हैं, फिर उसके बाद प्रत्यक्ष होने वाले तथ्यों को एकत्रित करते हैं, फिर वर्गीकरण करते हैं, फिर निष्कर्ष निकालते हैं। यही 4 चरण इसे सीक्वेंस में दिया हुआ है। तो पहला हमारा सही आंसर क्या है? अध्ययन विषय का चुनाव करना। अगला है हमारा क्वेश्चन, प्रत्यक्षवाद के संबंध में कौन सा एक कथन सही है? इसके अंतर्गत किसी भी स्तर पर काल्पनिक चिन्ह का सहारा नहीं लिया जाता है। प्रत्यक्षवाद एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जिसका लक्ष्य सत्य को उजागर करना है। पहला और दूसरा दोनों, इनमें गुणात्मक विधि पर बल दिया जाता है। सर थर्ड, पहला और थर्ड दूसरा। वन। पक्का लॉक कर दिया जाए? यस सर। बहुत सुंदर। तो इसका आंसर तीसरा वाला है, यानी कि पहला और दूसरा दोनों। काल्पनिकता का कोई स्थान नहीं है, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, सत्य को उजागर करना चाहता है, इसलिए पहला और दूसरा दोनों। सही आंसर 3 होगा। प्रत्यक्षवाद के अंतर्गत किस शोध विधि पर बल दिया जाता है? मात्रात्मक, गुणात्मक, घटनात्मक, क्रियात्मक? बताइए। मात्रात्मक। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी। ये हो गया हमारा सही आंसर, मात्रात्मकवाद। अब है अगला क्वेश्चन, प्रत्यक्षवाद के अनुसार केवल वही ज्ञान प्रमाणिक है जो स्मृति पर आधारित है, सिद्धांत पर आधारित है, ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त अनुभव पर आधारित है, कम सिद्धांतों पर आधारित है? बताइए एकदम सही सटीक सोच करके जरा सा। सिद्धांतों पर आधारित। गड़बड़ हो रहा है ना? ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त अनुभव पर आधारित। सर प्रत्यक्ष तो ज्ञान, हाँ ठीक है, ज्ञान इंद्रियों से होता है ना। देखिए सिद्धांत तो काल्पनिक भी हो सकता है ना, सिद्धांत पहले से दिया हुआ है, लेकिन हम सिद्धांत को नहीं मानेंगे, हम ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त अनुभव जो है उसी पर आधारित है हमारा, इसलिए सही आंसर होगा तीसरा वाला। अब हम आते हैं उत्तर प्रत्यक्षवाद के 1-2 सवाल देख लेते। एक सवाल है इसका दिया हुआ, उत्तर प्रत्यक्षवाद किस विधि पर बल देता है? मात्रात्मक विधि, गुणात्मक विधि, मात्रात्मक गुणात्मक दोनों, और व्यवहारिक विधि? दोनों।
अच्छा देखते हैं आंसर क्या है इसका। तो तीसरा, अगर मान लीजिए इसमें मात्रात्मक नहीं होगा, सिर्फ गुणात्मक होगा, तो परफेक्ट हम गुणात्मक ही सही आंसर मारेंगे, ध्यान रखिएगा। बस एक चीज इसमें हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। शोध मेथड्स ऑफ रिसर्च जो है, शोध पद्धतियां, ऐतिहासिक, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल, एक्शन रिसर्च मेथड, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड्स, इसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे।